धमाके धमाकों से दहला शहर। यूक्रेन के डायमंड शहर में घुसी रूसी फौज, सड़कों पर वक्तबंद वाहनों में दिखे जवान। रूस की सेना को जवाब दे रहा यूक्रेन। शेरनेव के हॉर्डोना में मिसाइल लॉन्चर तैनात। मेलिटोपोल में यूक्रेन सेना के समर्थन में उतरे आम नागरिक रूसी सेना के वाहनों को रोकने की कोशिश करते आए नजर। यूक्रेन के शहर ओडेसे में सड़क के मुख्य चौराहे पर तबाही का मंजर नजर आ रहे हैं, तबाह और जले हुए टैंक। यूक्रेन ने रूस को दिया जवाब। यूक्रेन ने रूस के मिलरोव एयरबेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का वीडियो आया सामने। चेरकासी रीजन में रूस का एक एयरक्राफ्ट तबाह। पैराशूट से कूदे पायलट की तलाश में जुटी यूक्रेन की पुलिस। गोस्टमेल में भी रूस को पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेन के हमले में रूसी काफिला तबाह। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इंडिया टीवी से कहा, हमने यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा है, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला करेंगे। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा, रूस ने हमसे झूठ बोलकर यूक्रेन पर हमला बोल दिया। नेटो की सेनाएं फिलहाल रूस पर हमला नहीं करेंगी। रूस ने यूक्रेन में चेर्नोबिल पावर प्लांट पर किया कब्जा। यूक्रेन के पीएम का बयान। यूक्रेन का दावा, परमाणु प्लांट से रेडिएशन बढ़ा। रूस ने रेडिएशन बढ़ने का दावा खारिज किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के नागरिकों से बड़ी अपील, रूसी मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी दें। लोग जहां दिखे रूसी टैंक वहां की लोकेशन दें। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ब्रिटेन का दावा। हमले में रूस ने 450 से ज्यादा सैनिकों को खो दिया। रूस ने ब्रिटिश विमानों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। अपनी हवाई सेवा एरोफ्लॉट पर रोक लगाने के ब्रिटिश के फैसले के विरोध में उठाया कदम। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला। यूक्रेन से 19,000 भारतीयों को निकालने का फैसला लिया गया। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। घर वापसी का खर्च भारत सरकार उठाएगी। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन को स्टैंड बाय पर रखा गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की तैयारी। भारत से 2 विमान रोमानिया के लिए होंगे रवाना। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की। कहा, रोमानिया और हंगरी के रास्ते लाने की कोशिश। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया टीवी, कल भी आज भी लगातार नंबर 1 इंडिया टीवी। एक किस्म का गुरिल्ला युद्ध अब कीव में चल रहा है। क्या कीव पर कब्जा इतना आसान होगा? इतिहास क्या बताता है? रूस की तैयारी का इशारा क्या है? यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो आप बैटल ऑफ कीव यानी कीव को लेकर चल रहे युद्ध की पूरी परिस्थिति समझ पाएंगे। कैपिटल कीव हाथ से गया तो समझो यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में आ गया। बस कुछ घंटे बचे हैं। यूक्रेन की राजधानी रूसी टैंकों से घिरी हुई है और बारी है एक ऐसी अर्बन वॉर यानी शहरी। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर क्रेमलिन से आ रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि पुतिन बातचीत के लिए एक डेलीगेशन यूक्रेन जल्द भेज सकते हैं। रूस की ओर से दिया गया पिछले 2 दिन में सबसे बड़ा बयान कहा जा सकता है। क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति का कार्यालय, और वहां से बयान निकला है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि यूक्रेन से नेगोशिएशन के लिए मिन्स्क जा सकता है रूस का डेलीगेशन, लेकिन रूस ने बातचीत के टेबल पर आने के लिए एक शर्त भी रखी है। वो शर्त है कि यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये देखिए जरा, ये ट्वीट करके बताया गया है, व्लादिमीर पुतिन इज प्रिपेयर्ड टू सेंड अ डेलीगेशन टू मिन्स्क फॉर नेगोशिएशन ऑन यूक्रेन्स न्यूट्रलिटी एज रशिया कंटिन्यूज इट्स फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, द क्रेमलिन सेड ऑन फ्राइडे, यानी कि आज। और रशियाज कंडीशंस however effectively amount to Ukraine surrender। मतलब एक तो वो पहले जैसा कि चाह रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कि वहां अगर भी बातचीत हो, उससे इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि मिन्स्क जाना पड़ेगा, यानी बेलारूस पे जाकर के वो एक डेलीगेशन भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले सरेंडर करना पड़ेगा यूक्रेन की सेना को। उसके बाद ही यूक्रेन की न्यूट्रलिटी पर नेगोशिएशन होगी। सर, ये जनसा बड़ा कीवर्ड है, ये हम कीवर्ड डिस्कशन करेंगे, लेकिन यूक्रेन की न्यूट्रलिटी पर करेंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली मतलब इट रियली मींस, बट इट एक्चुअली डजंट मीन सरेंडर। ही डजंट सेज कि सरेंडर करो, लेकिन उसका मीनिंग वही है। ही वांट्स कि सरेंडर पहले हो जाए और फिर हम लोग नेगोशिएशन के लिए मिन्स्क जाएं। और मिन्स्क वो पहले भी हो चुका है, एक समझौता मिन्स्क का पहले, तो वो उन्होंने सेलेक्ट किया है। हो सकता है ये 1-2 दिन ऐसी चीजें चलेंगी और उसके बाद नेगोशिएशन होगा। तब तक इनको कंसोलिडेशन, जमीन पर जो हो रहा है वो होता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। कंसोलिडेशन फेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने एक्सपेक्ट किया था कि वो अकेले पड़ जाएंगे इस तरह से? मेरे ख्याल से वो नहीं, उन्होंने अपने आप को सोचा था कि सारे नेटो देश मेरे साथ खड़े होंगे, अमेरिका मेरे साथ खड़ा होगा, रूस के ऊपर बमबारी करेंगे, ऐसा वो सब ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर, और वही ध्वस्त हुआ है। लेकिन सर अब तो एक मौका मिला है ना इसको, यूक्रेन को, कि वो इस वॉर को रोक सकता है। अब कुछ ना नेगोशिएशन कर सकता है। जरूर, इस वक्त मैं समझता हूं जो हालात तबाही हो चुकी है, अब ज़ेलेंस्की को एज अ गुड सिटीजन एंड अ गुड प्रेसिडेंट ही मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटीज एंड सरेंडर। अपने देश की नागरिकों की जान बचाने के लिए कम से कम, अब जब वो देख रहे हैं कि उनकी फौजें जो हैं वो नहीं लड़ पा रही हैं रूस की फौज के सामने, तो ये उम्मीद की जाती है किसी लीडर से कि वो ऐसा रुख अख्तियार करेगा जिससे कम से कम जानी नुकसान कम हो, आपके देश का माली नुकसान भी कम हो। लेकिन क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दिखाते हैं ऐसा कोई जेस्चर? वो ये तो कह रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति के साथ, लेकिन बातचीत की शर्त रख दी है क्रेमलिन ने, यानी पुतिन के दफ्तर ने साफ साफ ये शर्त रख दी है, बात करेंगे, बात होगी तो हम तैयार हैं मिन्स्क जाने के लिए, बेलारूस में जाने के लिए। और बेलारूस जो एक बड़ा पुख्ता एलाई है इस वक्त रशिया का। इनफैक्ट बेलारूस से भी जो है सेनाएं अंदर आ रही हैं यूक्रेन के अंदर, तो वो मिन्स्क में बैठक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले इफेक्टिवली वो चाहते हैं कि अगर युद्ध विराम करना है तो यूक्रेन की सेना को हथियार डालने पड़ेंगे। क्या इसके लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तैयार होते हैं? हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी किया गया है। और इसके बाद आने वाले कुछ घंटे जो है बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। जैसे आपकी नजर में कोई भी 2 देशों की जंग होती है, आप तो 71 में रहे हैं वहां, आपने अभी आप हमें खुद बता रहे थे कि कैसे जनरल नियाजी को पूरी तरीके से डिमोरलाइज किया गया और उसके बाद उनको आना पड़ा। हमारी भी शर्त तब यही थी, हथियार डालो, सरेंडर करो, आप सबकी जान बख्श दी जाएगी। यही तो बात पुतिन कह रहे हैं। बिल्कुल सही है उस वक्त, लेकिन 2 जगहों जो 71 वॉर और इसमें आप थोड़ा सा फर्क, हम लोग एक मोरालिटी की लड़ाई लड़ रहे थे, एथिक्स की लड़ाई लड़ रहे थे और मानवता के लिए लड़ रहे थे, और एक ऐसे क्रूर आर्मी के अगेंस्ट जिसने बहुत वहां की जनता को परेशान किया था, उनके अगेंस्ट जेनोसाइड किया था उनके अगेंस्ट। उस केस में ये भी चीज है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो उस वक्त जनरल जेकब ने भी ये अप्लाई किया था नियाजी के अगेंस्ट और उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था। यही चीज अभी भी है, और ये जो कीव पर, खार्किव पर और बाकी जो हमले चलेंगे ये चलते रहेंगे। और इस जब तक ज़ेलेंस्की इनको इनके कंडीशंस पे मान नहीं लेते,
तब तक ये प्रेशर टैक्टिक्स चलती रहेगी। सर, दो छोटे छोटे सवाल के जवाब चाहूंगा मैं आपसे। एक तो ये ज़ेलेंस्की इस ऑफर को मानेंगे, ऐसा हो सकता है एक, और दूसरा जो मेजोरिटी है यूक्रेनियंस की, जो आवाम वहां का है, वो क्या चाहता है? यूक्रेनियन कोई भी युद्ध कोई नहीं चाहता, मैं समझता हूं जो आवाम है वो भी नहीं चाहते, शांति सबको प्रिय है, इंक्लूडिंग आई कैन से आर्म फोर्सेज ऑल्सो। आर्म फोर्सेज मैं हमेशा कहता हूं एक स्ट्रांग और सक्षम समर्थ आर्म फोर्सेज है, वो शांति स्थापित करने के लिए होती है, युद्ध के लिए नहीं होती जी। और इसीलिए वो सब शांति चाहते होंगे, लेकिन जेलेंस्की को अब युगो अहम जो है वो खाएगी। अगर उन्होंने अपने अहम पे काबू पा लिया तो वो ये शर्त मान लेंगे। साहब, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब एक और वीडियो जारी कर दिया। वीडियो संदेश में जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि पुतिन से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति जेलेंस्की सीधे अब रूस के लोगों से अपील कर रहे हैं। जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि मैं नाजीवादी नहीं हूं, मेरे दादा तो हिटलर के खिलाफ लड़े थे। जेलेंस्की को रूस ने नाजीवादी कहा था, उसका वो जवाब दे रहे हैं। और एक नया वीडियो अब जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जारी करके कह रहे हैं कि मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं पुतिन से, लेकिन मेरी बात नहीं हो रही उनसे, पुतिन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो अब रूस की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो दबाव डालें पुतिन के ऊपर और इस हमले को रुकवाएं, इस युद्ध को थामें। और जो पुतिन बार कहते आए हैं कि उनके दो मकसद हैं कि डीमिलिटराइज करना यूक्रेन को और नाजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना। तो वो कहते हैं जेलेंस्की कि मेरा तो परिवार नाजियों के खिलाफ लड़ता आया है, मैं नाजीवादी नहीं हूं। लेकिन जनरल साहब, फिर वही बार-बार उनकी तरफ से एक प्रयास है कि पुतिन से किसी तरह बात हो जाए, लेकिन ये कोशिश उन्होंने कल भी की थी। पुतिन उनके साथ बात करने के लिए राजी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो अभी जो घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि जेलेंस्की जरूर थोड़े कमजोर पड़े हैं और वो इस वक्त प्रेशर में है। इसीलिए रूस की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि रूस में भी वहां की जनता शांति के लिए वो जनरल साहब वीडियो आ चुका है हमारे पास, सुने। Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской मैंने Федерации. आज एक फोन कॉल किया रूस के राष्ट्रपति को, नतीजा था खामोशी। हालांकि खामोशी डॉनबास में होनी चाहिए, इसलिए आज मैं आया हूं और मैं अपील करता हूं रूस के सभी नागरिकों से, एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि एक यूक्रेन के नागरिक के तौर पर मैं रूस के शहरियों से कहता हूं कि हमारा 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों देशों का, और आज आपकी आर्मी के 2 लाख सोल्जर, 2 लाख जवान, हजारों मिलिट्री यूनिट्स जो हैं वो हमारे यहां पर आ चुके हैं। आपकी लीडरशिप ने उनके मूवमेंट को अप्रूव कर दिया है कि वो एक देश से दूसरे देश में आए। ये कदम एक बड़ी जंग पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में उसको अंजाम दे सकता है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि ये कभी भी हो सकता है, कोई भी एक वजह सामने आ सकती है, किसी भी लम्हा जब बड़ी जंग शुरू हो जाए, कोई भी एक प्रोवोकेशन, कोई भी एक स्पार्क, उसमें ये क्षमता है कि वो सब कुछ जला डाले। अब आपके हाथ में यह है कि आप यूक्रेन की आजादी की मशाल थामे। यूक्रेन के लोग अभी से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अपना पास्ट याद है, वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उसे बिगाड़ना, तबाह करना नहीं चाहते। यूक्रेन आपकी खबरों में लगातार है और यूक्रेन रियलिटी में 2 अलग अलग देश हैं। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि हमारा देश असल यूक्रेन। आपको बताया जा रहा है कि हम नाजीवादी हैं, लेकिन कैसे किसी राष्ट्र को नाजीवादी कहा जा सकता है जिसने अपने 80 लाख नागरिकों की कुर्बानी दी हो नाजीवाद को हटाने के लिए? मैं नाजी कैसे हो सकता हूं? मेरे दादा जिन्होंने पूरी जंग वर्ल्ड वॉर का जिक्र कर रहे हैं, वो सोवियत इन्फेंट्री में थे, सोवियत आर्मी में थे, एक कर्नल के रैंक पर उनकी मृत्यु हुई। आपको बताया जा रहा है कि हमें रशियन संस्कृति से नफरत है। हम किसी भी संस्कृति से नफरत कैसे कर सकते हैं? किसी भी कल्चर, पड़ोसी हमेशा एक दूसरे के कल्चर को बढ़ाते हैं, एनरिच करते हैं, लेकिन वो उन्हें एक एंटिटी यानी एक राष्ट्र नहीं बना देता। वो अलग होते हैं, उनमें आप और हम रहेगा। हम अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन हैं। हम अपने इतिहास को जानते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, कामली। आपको बताया जा रहा है कि मैं डॉनबास पर हमला करने वाला हूं, वहां पर गोली चलाने वाला हूं, वहां पर बमबारी करने जा रहा हूं बिना किसी सवाल के। हालांकि सवाल यह है हम गोली किस पर चलाएंगे, बम किस पर चलाएंगे? डोनेस्क पर, जहां पर मैं दर्जनों बार जा चुका हूं, जहां के लोगों के चेहरे, उनकी आंखें मैंने देखी हैं। आर्टेमा पर, जहां मैंने दोस्तों के साथ काम किया है, डॉनबास एरिना पर, जहां के लोकल लोगों के साथ में रहा हूं, शेबाकोवा पार्क पर, जहां पर अपने दोस्तों के साथ में गया, लुगांस्क पर, जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मां जहां रहती है, जहां पर उसके पिता दफन है। मैं सीधे रूसी लोगों से बात कर रहा हूं, फिर भी रूस में कोई नहीं समझ पा रहा ये नाम, ये इलाकों के नाम। ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा अलहदा हो, अननोन हो, फॉरेन हो। ये हमारी जमीन है, ये हमारा इतिहास है। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप में से बहुत से लोग पहले यूक्रेन आए होंगे, आप में से बहुत के रिश्तेदार यूक्रेन में रहते होंगे, आप में से बहुत ने यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होगी, यूक्रेनी नागरिकों से दोस्ती की होगी। हमारा कैरेक्टर आप जैसा ही है। आप जानते हैं हम सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करते हैं? अपने अंदर देखिए, अपनी आवाज सुनिए, वो आवाज तर्क की, रैशनैलिटी की। यूक्रेन के नागरिक, यूक्रेन के शहरी पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, यूक्रेन की अथॉरिटी शांति चाहती है। हम ये चाहते हैं और हम ये करेंगे, जो कुछ हमारी ताकत में है हम करेंगे। हम अकेले नहीं हैं, ये सही है। यूक्रेन को बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं पीस एट एनी कॉस्ट। हम शांति की बात कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। और हर किसी को यह हक है कि वो अपने भविष्य को तय करे, अपनी सेफ्टी को, अपनी सुरक्षा को तय करे। और हर किसी का यह हक है कि वो बिना किसी थ्रेट के जी सके। और ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये जानते हैं कि हम जंग नहीं चाहते,
не холодный, हॉट वॉर, не горячий, कोल्ड वॉर, не हाइब्रिड वॉर гибридное. हम नहीं Но चाहते। если на нас लेकिन अगर हमें धमकाया будут जाएगा, наступать अगर कोई हमसे हमारी देश को если छीनेगा, у हमारी нас आजादी को вот छीनेगा, हमारी это जिंदगी отнять छीनेगा, нашу страну, हमारी нашу बच्चों की свободу, जिंदगी нашу छीनेगा, жизнь, तो फिर हम अपनी жизнь रक्षा наших करने के लिए детей, तैयार हैं। мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. हमला नहीं, Наступая, вы будете बचाव। видеть हम पर наши हमला лица. कर कर Не наши आप спины, हमारे наши лица. चेहरे देख रहे हैं, Война, हमारी पीठ नहीं। там большая беда. И в этом जंग एक बड़ी परेशानी большая है, цена во всех смыслах. इसकी एक बड़ी कीमत है। Люди теряют деньги, लोगों का पैसा репутацию, जाता है, теряют रेपुटेशन свободу. जाती Самое है, главное, जिंदगी की क्वालिटी люди जाती है, आजादी теряют जाती है, और सबसे свои बढ़कर близкие. लोगों के अपने उनके теряют चाहने वाले всего. जाते हैं, वो उनको खो देते На हैं। войне всегда всего एक не जंग में хватает. कुछ चीजें Всего हमेशा хватает. नहीं Всего होती। боль. Это боль. लेकिन जो हमेशा होता है वो है грязь, दर्द, गंदगी, кровь, खून, смерть. मौत, Тысячи, हजारों, लाखों десятков मौतें। тысяч смертей. Вам говорят, что Украина आपसे कहा जा रहा है представлять कि угрозу для यूक्रेन России. रशिया के लिए खतरा है। Этого не ये было पहले в भी прошлом, не सच नहीं сейчас, था, आज भी सच не नहीं है, будет भविष्य में भी будущем. सच नहीं होगा। Вы требуете гарантии безопасности от НАТО. आप И चाहते हैं мы कि नेटो से требуем आपकी सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए, безопасности. हम भी अपनी रक्षा की गारंटी चाहते Безопасности हैं। Украины. यूक्रेन От вас, की от सिक्योरिटी России, от आपसे यानी других रशिया से। гарантов Будапештского меморандума. Сегодня мы आज находимся हम किसी रैंडम सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा नहीं है। यूक्रेन की रक्षा हमारे पड़ोसियों की रक्षा से जुड़ी हुई है, इसलिए हम पूरे यूरोप की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य है यूक्रेन में शांति और हमारे नागरिकों की सुरक्षा, यूक्रेनियंस की सुरक्षा। безопасность наших граждан, украинцев. Для этого мы готовы говорить. हम दृढ़ संकल्प हैं В том числе и с вами. आपको в разных लेकर форматах, на कि любых जंग площадках. किसी के भी हक नहीं Война छीनेगी। лишит гарантий всех. अगर जंग होती है तो किसी की Гарантий सुरक्षा की गारंटी नहीं है। безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает सबसे больше ज्यादा всего? नुकसान किसका होगा? Люди. लोगों का। Кто этого не хочет कौन नहीं больше चाहता всего? कि हो? Люди. लोग नहीं चाहते। Кто может этого कौन रोक सकता है не सब कुछ होने से? допустить? Люди. लोग। Если эти люди अगर आप में ऐसे लोग हैं, और मैं जानता हूं कि हैं, общественные деятели, पब्लिक फिगर्स हो, पत्रकार हो, म्यूजिशियंस हो, एक्टर हो, एथलीट हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, ब्लॉगर्स हो, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, टिकटॉक बनाने वाले हो, और भी लोग हो, सामान्य लोग हो, सामान्य लोग, आदमी, औरत, बुजुर्ग, यंग, नौजवान, पिता, ровно так же, как и люди यूक्रेन की Украины. तरह ही Так же, जितना как भी власть आप Украины, अपने सामने как वाले бы को, вас आपके не ऑपोजिट пытались सोचने वाले को убедить समझाने की в कोशिश обратном. करेंगे। Я знаю, что मैं это जानता हूं вообще कि не मेरी ये понравится स्पीच российскому रूसी टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन रूस के नागरिकों को इसे देखना होगा, क्योंकि उन्हें सच जानना है। правду. А правда और в том, सच ये है что कि ये बंद होना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। если तो ये हम आपको दिखा रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति की स्पीच, और थोड़ी देर पहले हम आपको रूस के विदेश मंत्री का जो बयान आया है वो भी सुनाएंगे। रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त वही है कि यूक्रेन पहले सरेंडर करे। रूसी विदेश मंत्री ने क्रेमलिन के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान की पुष्टि कर दी है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले यूक्रेन की सरकार को सरेंडर करना होगा। तो आप देख रहे हैं एक तरफ ज़ेलेंस्की जो है वो एक रूसी आवाम को से मुखातिब है, कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार को समझाइए। आप में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं शांति हो, हम चाहते हैं शांति हो, कोई जंग नहीं चाहता, लेकिन रूस ये कह रहा है कि शांति होगी सिर्फ एक शर्त पर, कि सबसे पहले रूस की सेना सरेंडर करे। और ये रूस के विदेश मंत्री का बयान है। दोनों तरफ की बातें आप देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की, ये साफ जाहिर है उनके जो शब्द थे, अल्फाज थे, वो बेहद दबाव में है। उनके देश पर कब्जा होने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई और देश उनकी मदद के लिए नहीं आया है। वो जानते हैं कि वो अंत दूर नहीं है, इसीलिए वो सीधे सीधे अपील कर रहे हैं रूस के लोगों से। वो ये भी कह रहे हैं कि ये मेरी बातें आपके टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अपनी अथॉरिटीज से आप कहिए कि जंग रोकें। और रूस के विदेश मंत्री अब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले यूक्रेन की सेना को सरेंडर करना होगा। यानी एक बात तय है, ज़ेलेंस्की अपने पद पर बने नहीं रह सकते। ज़ेलेंस्की की सरकार को जाना होगा, यह सुनिश्चित करेगी रूस की सेना और रूस की सरकार। अब यूक्रेन ने भारत से एक बार फिर मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से मदद की अपील की है। देखिए डॉक्टर जयशंकर का ट्वीट है, उन्होंने लिखते हैं कि उन्हें फोन आया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का, और दिमित्रियो कुलेबा उनका नाम है, और उन्होंने अपनी जो मौजूदा हालात की असेसमेंट है वो उनके साथ शेयर की है। और उन्होंने ये कहा है कि भारत ने ये कहा है कि भारत ने हमेशा डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की है। और जो भारतीय लोगों के सामने जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो परिस्थिति बनी हुई है उस पर भी चर्चा हुई है। और भारत ने कहा है कि हम उनकी सेफ रिटर्न के लिए, सुरक्षित वापसी के लिए जो कुछ वहां पर हो रहा है, जो मदद की जा रही है, उसे हम अप्रिशिएट करते हैं। तो बहरहाल इस ट्वीट में डॉक्टर शंकर ये बताना चाह रहे हैं कि वो संपर्क में है यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ, और वहां के ताजा हालात के बारे में उनकी जो असेसमेंट है वो दोनों ने एक दूसरे के साथ साझा की है। और अब यही सवाल है कि बातचीत की बात जो दुनिया कह रही है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं, और अब तो रूस भी कह रहा है, लेकिन वो शर्त कौन मानेगा कि यूक्रेन पहले हथियार डाले। सवाल ये कि क्या यूक्रेन सरेंडर करेगा। रूस ने बातचीत के लिए सरेंडर की शर्त रखी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं पुतिन उनसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें फोन कर रहा हूं, फोन का जवाब नहीं दे रहे। दूसरी ओर रूसी सेना कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है, भीषण लड़ाई चल रही है। आम लोग भी अब हथियार लेकर युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं, और थोड़ी देर में नेटो की बैठक होने वाली है। रात में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा? क्या पुतिन युद्ध रोकेंगे? यूक्रेन रूस युद्ध पर क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। भीषण युद्ध चल रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, गोले दग रहे हैं, तबाही का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पिछले 48 घंटे से जो तस्वीरें आ रही हैं पूरी दुनिया को फिक्र में डालने वाली हैं।
रूस यूक्रेन को झुकाने पर अड़ा है। यूक्रेन अपने वजूद के लिए खड़ा है। अमेरिका, नाटो देश तमाशबीन बन चुके हैं। अमेरिका, नाटो और रूस जैसी सुपर पावर की वॉर में यूक्रेन पिस गया है। इस महायुद्ध के नतीजे डराने वाले आ रहे हैं। दोनों तरफ ने अपना अपना दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। रूस की सेना ने यूक्रेनी सेना के 18 टैंक, 7 रॉकेट सिस्टम और 41 मोटर गाड़ियां तबाह कर दी हैं। पूर्वी इलाके के कई इलाकों में रूसी सेना घुसी। कीव के अंदर रूसी टैंक घुसे हैं। 150 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। उधर यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 800 के आसपास सैनिक मार गिराए हैं। 7 रूसी एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया है। रूस के 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली रूस की 130 BBM मशीन भी तबाह कर दी गई है। फिक्र इसी बात की है। अभी तो लड़ाई के शुरुआती घंटे हैं और तबाही के आंकड़े डराने वाले हैं। सवाल यह है कि अगर यह लड़ाई बहुत बढ़ गई तो क्या होगा? क्या इसका अंजाम तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों ने अभी तक इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल होने का फैसला नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? इस युद्ध की कीमत क्या होगी? दुनिया पर इसका असर क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों के लिए पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो क्या होगा। ये युद्ध आगे चलने की संभावना तभी है जब इस युद्ध में अमेरिका और नाटो देश रूस के खिलाफ सीधे सीधे आमने सामने की जंग के लिए उतर जाएं। लेकिन अभी तक ऐसी संभावना नहीं है। बेशक हमने अपने फौजी फोर्सेस, सैनिक फोर्सेस, अमेरिकी फोर्सेस हमने यूक्रेन में नहीं भेजना। नेटो ने रूस पर हमला नहीं करना, ये सच है। हमारे कोई ऐसे इरादे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन को अकेला छोड़ रहे हैं। कल हमने 10 जो सबसे बड़े 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रूस में, उन पर हमने पाबंदी लगाई है। हमने रूस के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है उस पर हमने पाबंदी लगाई है। $1 ट्रिलियन इस वक्त जो रूस से बाहर हैं वो फ्रीज हो चुके हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। हम चाहते हैं कि पूरी विश्व एक आवाज़ से ये कहे कि 21वीं सदी में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रूस ने फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलना है। अमेरिका और नाटो देशों के जो बयान अभी तक सामने आए हैं, उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया है कि वो रूस के खिलाफ सामरिक युद्ध लड़ने की बजाय आर्थिक युद्ध लड़के कमजोर करेंगे। लेकिन तब तक यूक्रेन का क्या होगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आज सीधे अमेरिका और नाटो देशों को सुना दिया। रूस के खिलाफ सबने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। आज सुबह भी हम अपना देश बचाने के लिए अकेले लड़ रहे हैं, जैसा हमने कल भी किया था। दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें दूर से बैठकर देख रही हैं। क्या कल रशिया पर जो प्रतिबंध लगे उसका कोई असर हुआ? हम अपने आसमान और अपनी जमीन पर देख रहे हैं कि उन पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस के सैनिक इस समय भी हमारी जमीन पर और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दर्द यूं ही नहीं है। रूस की नाराजगी नाटो में शामिल होने को लेकर ही थी। इसीलिए जब जेलेंस्की ऐसा कह रहे हैं तो अमेरिका और नाटो देशों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्भाग्य से हमने पहले ही दिन अपने 137 नायकों को खो दिया है, जिनमें 10 अधिकारी भी शामिल थे। 316 घायल हैं। मुझे पता है कि मेरे बारे में बहुत सी फर्जी खबरें फैल रही हैं, जिनमें यह खबर भी शामिल है कि मैंने कीव छोड़ दिया है। मैं राजधानी में अपने लोगों के साथ रहता हूं। हमारी जानकारी के मुताबिक दुश्मन ने मुझे टारगेट नंबर 1 और मेरे परिवार को टारगेट नंबर 2 के तौर पर लिस्ट किया है। वो राज्य के मुखिया को समाप्त करके देश को राजनीतिक रूप से नष्ट करना चाहते हैं। आज हम सभी ने मॉस्को से सुना कि वे अंत में बात करना चाहते हैं। वे यूक्रेन की तटस्थ स्थिति के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं अपने देश के सभी साथियों से कह रहा हूँ कि अभी हमारे राज्य के भाग्य का फैसला हो रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप हमारे साथ हैं? वे जवाब देते हैं कि वह हैं, लेकिन वे हमें गठबंधन में लेने को तैयार नहीं है। हम अपने देश के लिए सुरक्षा की गारंटी के बारे में बात करने से नहीं डरते, तटस्थ स्थिति के बारे में बात करने से नहीं डरते, लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी और कौन से देश उन्हें प्रदान करेंगे? बात सिर्फ इतनी नहीं है। रूस अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका और नाटो के सुपर पावर को बड़ा डेंट लगना तय है और पूरी दुनिया में रूस फिर से अपनी ताकत दिखाने में कामयाब होगा। इसलिए नाटो और अमेरिका को रूस के दबदबे को दबाने का दबाव भी बढ़ गया है। तो क्या नाटो देश डायरेक्ट रूस के खिलाफ उतरेंगे? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? रूस शुरू से इस बात को लेकर विरोध करता रहा है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन जाता है तो रूस पर अमेरिका और नाटो की डायरेक्ट नजर हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी रूस से सटे 4 देश पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया नाटो का हिस्सा बन चुके हैं, जो रूस की आंखों में खटकते हैं। इसलिए अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी को इस हद तक बर्दाश्त करने के लिए रूस आगे तैयार नहीं है। रूस का आरोप है कि इन देशों के जरिए नाटो अपनी सैन्य ताकत और सैन्य साजो सामान उसकी सीमा के पास जुटा रहा है और इन्हीं देशों के जरिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। लड़ाई यूरोप में वर्चस्व को लेकर है। नाटो देश को रूस की ताकत का अंदाजा है और अगर रूस को काउंटर करना है तो उसे सामरिक नजर से भी दबाव डालना होगा। नाटो देश के जरिए अमेरिका भी यही कर रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच के तनाव को भड़का रहा है। रूस चाहता है कि नाटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह सीमाओं पर लौट जाएं। अगर इस बात की सहमति बनती है तो नाटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ेंगी। साथ ही पोलैंड, रोमानिया जैसे देशों में भी अपनी मिसाइलें तैनात नहीं रख सकेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया है। अब सवाल है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध कितना लंबा